एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया और इसी को लेकर राज्य मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान राज्य मंत्री रेखा आर्य अधिकारियों को बर्ड फ्लू से निपटने के निर्देश देने वाले। तो बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। हिमाचल में विशेष तौर पर पक्षियों की मौत हुई है और उसके बाद से उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। और मंत्री रेखा आर्य एक मीटिंग की और मीटिंग के दरमियान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बर्ड फ्लू से कैसे निपटना है। बर्ड फ्लू चाहे वो अब से फैल रहा हो अथवा वो किस स्तर पर है, उस पर विशेष ऑब्जर्वेशन जो है वो किया जाए। एक तो ये निर्देश रहे, उनकी स्थिति क्या है उसका भी परीक्षण किया जाएगा और उसके लिए जो एहतियात बरते जाने चाहिए उसके भी दिशा निर्देश जो है वो जारी किए जाए। स्थिति पर आज की परिस्थिति है, ये चीज़ों का समीक्षा जो है आज करेगी। उसके बाद से मैं समझती हूँ कि ना बढ़े। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, इस बैठक से जुड़ी हुई अपडेट्स दर्शकों को दीजिए। क्या क्या निर्देश अधिकारियों को राज्य मंत्री रेखा आर्य की तरफ से? जी राजीव, देखिए, बर्ड फ्लू को लेकर जिस तरह से पूरे उत्तराखंड में अलर्ट कर दिया गया है, तो ऐसे में पशुपालन मंत्री रेखा आर्य ने आज पशुपालन विभाग के तमाम अधिकारियों को अपने आवास पे बुलाया था। उनको दिशा निर्देश दिए हैं आखिरकार इस बर्ड फ्लू के संक्रमण से हम कैसे बच सकते हैं, क्या क्या सावधानी होगी, और इस तरीके से उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। वन विभाग की अगर बात करें तो हमने अभी फिलहाल वन विभाग के बड़े अधिकारियों से भी बात की है। तो जितने भी उत्तराखंड के जलाशय हैं, झील हैं, या खासकर जो स्रोत हैं बड़े बड़े, उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और वन विभाग को पूर्ण रूप से सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। और उत्तराखंड हिमाचल से लगता हुआ राज्य है राजीव, और ऐसे में कई ऐसे बैराज है, आसन बैराज है, झील है, जलाशय हैं, जहां पर निगरानी रखने के लिए टीमें गठित कर दी गई है और निगरानी रखी जा रही है। और ऐसे में ये भी महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरह से उत्तराखंड में प्रवासी पक्षी आते हैं काफ़ी संख्या में, और कुछ भी ऐसे मामले उत्तराखंड में रहे हों। कल ऐसे 2 अलग अलग मामले जरूर उत्तराखंड के आए हैं, जिसमें से मृत अवस्था में 2 कौवे अलग अलग इलाकों में पाए गए हैं, देखे गए हैं। उनके सैंपल लेकर लैब में भेजे गए, उनका रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। लेकिन पूरे राज्य में बर्ड फ्लू को लेकर पूरी तरह से अलर्ट किया गया है और वन विभाग की ओर से। विनोद, आप हमारे साथ बने रहे। आप बता रहे हैं कि 2 कौवे जरूर मृत मिले हैं, लेकिन अभी जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगा कि उनको बर्ड फ्लू हुआ है, तो ये जांच का विषय है। आप बने रहे हमारे साथ। लेकिन उत्तराखंड में अलर्ट है। राज्य मंत्री रेखा आर्य ने इस संबंध में एक बैठक की है और दिशा निर्देश जारी किए। मौसम की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ रोज से मौसम बदला हुआ है। पहाड़ों में बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। उत्तराखंड से अलग अलग हिस्सों से कुछ तस्वीरें आई हैं, वो हम जरा आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर हरिद्वार की है। हरिद्वार जिले में बारिश हो रही है, इस वजह से ठंड बढ़ गई है। साथ ही सुबह सुबह हल्की धुंध भी यहाँ पर नजर आई, तो हल्की धुंध। उधर टिहरी में भी बारिश जारी है। खराब मौसम को देखते हुए आपदा प्रबंधन तंत्र अलर्ट पर है। चोपता में बर्फबारी हो रही है। सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए आ रहे हैं। दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग में बारिश जारी है। वहीं मसूरी में, अल्मोड़ा में बारिश जारी है। तो खूबसूरत नजारा चोपता का दिख रहा है। रुद्रप्रयाग में भी ऊंचाई क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। टिहरी में धुंध और बारिश। हरिद्वार जिले में 2 जनवरी से ही मौसम बदला हुआ है। बारिश की वजह से पारा गिर गया है, सर्दी बढ़ गई है। आलम यह है कि पिछले 3 दिन से मौसम खुल ही नहीं पाया है। रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है और ये बारिश हालांकि किसानों के लिए फायदेमंद माने जा रही है, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए फिलहाल पानी की जरूरत भी थी। मगर ठंड बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं, क्योंकि बूंदें ठंड को ज्यादा बढ़ा रही हैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता हरिद्वार से पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो देहरादून से विनोद कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। पहले पंकज, आपके पास आना चाहते हैं। हरिद्वार में कैसा मौसम है, ये आप दर्शकों को बताइए। पंकज, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
लगता है उन तक ऑडियो नहीं पहुंच रही है। विनोद के पास एक बार फिर से चलते हैं। विनोद, पहाड़ों पर मैदानी इलाकों में किस तरह का मौसम है, या आप दर्शकों को बताएं मौसम विभाग का अलर्ट क्या है कि कितने दिन बाद राहत मिल सकती है? जी जी राजीव, देखिए मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया था वो जरूर सटीक साबित हुआ है पूरे राज्य में, और यही वजह है कि ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ साथ में बारिश का सिलसिला भी बना रहा। लेकिन अब थोड़ी सी राहत की खबर ये है कि राजधानी देहरादून में मौसम थोड़ा साफ हो गया है। हालांकि मौसम अभी बादल जरूर छाए हुए हैं, लेकिन ऊपरी पहाड़ी की अगर इलाकों की बात करें तो जमकर हिमपात हुआ है और हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला करीब 3 दिनों से जारी रहा, और रात भी झमाझम बारिश तमाम प्रदेश के सभी स्थानों पर रही है। और यही वजह है कि ऊपरी पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से जबरदस्त हिमपात हुआ उसके कारण ठंड में जरूर इजाफा हुआ है। बिल्कुल, ठंड तो बड़ी है, लेकिन विनोद ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में तो बर्फबारी हुई है, इसको स्वीकार किया जा रहा है। मैदानों में ठंड भी है, लेकिन 3000 मीटर से जो नीचे की ऊंचाई है, जहां पर बर्फबारी अमूमन होती थी इस मौसम में, वहां बर्फ अभी तक गिरी नहीं है। 2000 मीटर से जो ऊंचाई है, तो मौसम विभाग का क्या अनुमान है कि मौसम और कब तक बदल सकता है? वहां पर बर्फबारी होने की संभावनाएं कब तक हैं? जी राजीव, देखिए मौसम विभाग की ओर से अभी कोई ऐसी अंदेशा बर्फबारी का नहीं जताया गया था। हालांकि 3 दिनों का अलर्ट था। 3 दिनों से भविष्यवाणी मौसम विभाग की जरूर सटीक साबित रही है, और ऊपरी पहाड़ी इलाकों में जमकर जो ऊंची चोटियां हैं हिमपात हुआ है, बारिश हुई है, और उसके साथ साथ में जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर ठिठुरन जरूर बढ़ी है, ठंड में और इजाफा हुआ है। और मौसम विभाग ने अंदेशा जताया कि कल तक पूरे राज्य में मौसम साफ हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा जरूर राहत मिलेगी। लेकिन जो मैदानी जनपद है राज्य के, खासकर हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और कुछ हिस्सा नैनीताल का कह लीजिए, उसमें जरूर कोहरा बना रहेगा। ठीक है, यानी कि आप बता रहे हैं कि मैदानी हिस्सों में ज्यादा राहत की संभावना कम है, पहाड़ों पर फिर भी मिल सकती है। एक बार हरिद्वार का एक बार फिर से रुक करते हैं। पंकज, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो तो आप दर्शकों को हरिद्वार का मौसम बताएं। लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। विनोद, आप हमारे साथ बने रहे हैं, और पंकज आपका शुक्रिया फिलहाल इस तमाम आप जो हमारे साथ जो है जुड़े। तो हरिद्वार की बात करें तो मौसम जो है वहां पर अभी ऐसे ही बना हुआ है कि रुक रुक कर बारिश हो रही है, और इससे इतर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है। रुद्रप्रयाग का रुख कर देते हैं। चोपता की कुछ तस्वीरें आई हैं, वो आपको दिखा देते हैं। चोपता को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बर्फबारी के बाद का नजारा यहाँ पर कैसा होता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर फिल्मों की शूटिंग्स होती हैं, उत्तराखंड की जो एल्बम्स बनती हैं उनकी शूटिंग के लिए इस मौसम में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, और कैसा नज़ारा है वहाँ का वो आप देख सकते हैं। मनमोहक आप इसको कह सकते हैं। चोपता, दुगलबेट्टा की पहाड़ियाँ, बुग्याल, सब सफ़ेद चादर ओढ़े हुए हैं, और चोपता में अभी तक 1 फीट से ज़्यादा बर्फबारी हो चुकी है। वहीं केदारनाथ, तुंगनाथ में बर्फबारी हो रही है। तो ये चोपता, रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं। ये जगह अपने आप में बेहद खूबसूरत है, और बर्फबारी ने इस हिस्से में चांद लगा दिए हैं। देखिए बर्फ के फाहे आप गिरते हुए देख सकते हैं, और इन्हीं का लुत्फ उठाने के लिए चोपता सैलानी पहुंचते हैं। और चोपता में सिर्फ देश विदेश से नहीं, उत्तराखंड के लोग भी पहुंचते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा आनंद वो ले सकें, इन पहाड़ियों का दीदार कर सकें। हरे भरे बुग्याल हैं जहाँ पर दूर तक का नज़ारा दिखता है, और बर्फबारी के वक्त तो धुंध रहती है, लेकिन बर्फबारी के बाद जब धुंध छंटती है तो उसके बाद जो ये प्रकृति छटा बिखरती है वो देखते ही बनती है। रुद्रप्रयाग चोपता की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बर्फबारी हुई है। बर्फबारी काफ़ी अच्छी हुई है, और वहां के जो व्यापारी हैं ये अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में अभी और बर्फ गिरेगी, जिससे वादियां और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। और चोपता में सैलानी पहुंचते हैं, वो पहुंच रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। टिहरी में भी बारिश जारी है। बारिश की वजह से पहाड़ों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा है, जिस वजह से आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट पर है। डीएम की तरफ से अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। संवेदनशील जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। दूरस्थ क्षेत्रों में जैसे घनसाली है, प्रतापनगर है, बूढ़ा केदार है, धौलधार है, प्रतापनगर है, गंगी है, जौनपुर क्षेत्र है, जाखणीधार,
यहां पर खाद्यान्न सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। वहीं रोड बंद होने की स्थिति में अधिकारियों को जेसीबी तैनात करने के निर्देश जारी किए कि अगर बर्फ ज्यादा पड़ती है तो फिर ऐसे में जेसीबी की मदद से मार्ग को साफ कराया जा सकता है। दूरस्थ क्षेत्रों के लिए जो खाद्य सामग्री पहुंचनी है उससे डीएसओ द्वारा रिपोर्ट ले ली गई है कि सारे जो भंडारण होना होता है जिन जिन गोदामों में उसमें हो गया है और जिस प्रकार हर वर्ष होता है उसी प्रकार से किया गया है और कोई भी कमी इस तरीके की नहीं आएगी। दूसरी बात, जो रोड वगैरह बंद होने का रहता है तो इसमें प्रतिदिन रिपोर्ट्स मंगाई जा रही हैं जिसमें कि जेसीबी वगैरह कहाँ पर खड़ी है, ताकि अगर कोई भी ऐसे आकस्मिकता की स्थिति आती है तो हम उस जेसीबी को मूव करके रोड्स खुलवा सकते हैं। रुद्रप्रयाग में पिछले 2 दिनों से बारिश जारी है। बारिश की वजह से अब आम जनजीवन यहां पर प्रभावित होने लगा है। सर्दी बढ़ रही है। सर्दी बढ़ने की वजह से बाजार में मंदी छाई हुई है। लोग अपने घरों से बाहर कम निकल रहे हैं, जिस वजह से बाजार में थोड़ा सूनापन दिखता है। तो बारिश की वजह से वाहन चालकों का व्यापार भी प्रभावित हुआ है। हमें 2 दिन से बारिश हो रही है और हम गाड़ी वाले हैं, हमारा काम धाम जो है ठंडा पड़ रखा है और हम लोग जो है काफ़ी परेशान हो रखे हैं। हमें 2 दिन से बारिश हो रही है और हम गाड़ी वाले हैं, हमारा काम धाम जो है ठंडा पड़ रखा है और हम लोग जो है काफ़ी परेशान हो रखे हैं। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में सोमवार रात से जमकर बर्फबारी हो रही है। धाम में अभी तक 3 फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। बाबा केदार के दर्शन कीजिए आप। ये तस्वीरें हैं बाबा केदार की। ये नगरी पूरी तरह से बर्फ में ढकी हुई है, सफेद चादर में लिपटी हुई है। केदारनाथ में सिर्फ और सिर्फ बर्फ दिखाई दे रहे हैं। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये बाबा के दर तक जाने वाला कॉरिडोर है। आप इस कॉरिडोर में देखिए सफेद चादर, सफेद बिल्कुल कई फीट तक बर्फ गिर गए हैं। और केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा में लगे हुए पुलिस के जवान भी दिसंबर के पहले हफ्ते में ही बर्फबारी के चलते नीचे लौट आए थे। जबरदस्त ठंड पड़ रही है, लेकिन इस बीच में जो लोग वहां पर हैं वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और बर्फ से ढका हुआ बाबा केदार का ये धाम मनमोहक नजारा। केदारनाथ धाम की तस्वीरें आपने देखी। बद्रीनाथ धाम में भी मौसम ने करवट ली है, जिसके बाद यहां पर बर्फबारी जोरदार हो रही है। बर्फबारी के बाद का नजारा कैसा है और कैसा दिख रहा है बाबा बद्री विशाल का धाम इस शीतकाल में, वो आप एबीपी गंगा पर देख सकते हैं। तस्वीरें हैं बाबा बद्री विशाल की दर से आई तस्वीरें हैं, जहां पर नजर जहां तक जाती है आपको सिर्फ बर्फ की सफेद चादर दिखाई देगी। यह हाल है कि नदी में चलने लगी है। और ये तस्वीरें बद्री विशाल मंदिर परिसर की हैं। केवल बर्फ ही बर्फ है। नर नारायण पर्वत की बात करें, नीलकंठ पर्वत की बात करें तो वहां पर भी बर्फ है। यहाँ पर बीआरओ, उत्तराखंड पुलिस, आईटीबीपी, आर्मी, गढ़वाल मंडल विकास निगम और देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारी भगवान बद्री विशाल की मंदिर की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं। ऐसे में बर्फबारी की वजह से उन्हें भी अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पारा नीचे गिरा हुआ है। शीतलहर जो वहाँ पर जवान मुस्तैद हैं उनको परेशान ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आप इन तस्वीरों को जब देखते हैं दिल खुश हो जाता है। तो सिर्फ बर्फ दिखाई दे रही है या बाबा बद्री विशाल का इधर दिखाई दे रहा है। बात करते हैं औली की। बर्फबारी औली में भी शुरू हो गई। यहाँ पर लगातार बर्फ गिरने की वजह से करीब 2 इंच मोटी बर्फ की परत बिछ गई है। औली की ऊंचाई वाली जगहों पर रुक रुक कर बर्फबारी शुरू हो चुकी है और पिछले साल दिसंबर में हुई बर्फबारी के बाद इस साल की पहली बर्फबारी हो रही है। यहाँ पर बर्फबारी को देखने पर्यटक रोपवे से औली पहुंचने शुरू हैं। औली में 10 नंबर टावर के बिल्कुल नजदीक रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है और अभी और बर्फबारी की अपेक्षा है, क्योंकि विंटर गेम्स होने हैं। स्कीइंग के लिए यहाँ पर बेहतरीन स्लोप्स हैं, तो और बर्फबारी होगी। ये पर्यटकों को उतना ही लुभाएगी, स्कीइंग लवर को और लुभाएगी। उत्तरकाशी जिले में मौसम ने बदली करवट और देर रात से झमाझम बारिश देखने को मिली है। ठंड भी बढ़ गई है। कल देर रात से मां गंगा के शीतकालीन प्रवास में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी होने की वजह से यहां पीने का पानी तक जम गया है और उपला, टकनौर के दर्जनों गांव बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए हैं। लेकिन इस बर्फबारी को देखने के लिए सैलानी भी पहुंचे। दूसरी तरफ बर्फबारी यूं ही होती रही तो ऐसे में मवेशियों के लिए चारे तक का संकट पैदा हो जाएगा। बर्फबारी की वजह से गांव के लोगों को राशन के साथ साथ आवागमन में दिक्कतें पेश आ सकती हैं। जनवरी में 2 से 3 बार उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो चुकी है। इससे पर्यटन व्यवसाय के साथ साथ कृषि, बागबानी से जुड़े लोगों को अच्छी आमदनी होने के आसार हैं। लेकिन दूसरी तरफ दर्जनों गाँव का जिला मुख्यालय से
संपर्क भी कट जाता है। अब एक बड़ी खबर मिल रही है। आईएएस वी षणमुगम के साथ विवाद पर रेखा आर्य, मंत्री रेखा आर्य ने बयान दिया है। आईएएस वी षणमुगम के साथ हुए विवाद के बाद मंत्री रेखा आर्य का यह बयान, और मंत्री रेखा आर्य ने बयान जो दिया है उसमें उन्होंने जांच को सार्वजनिक करने की मांग की है। इस मामले में जांच की है और जांच हुई है, तो ऐसे में उस जांच को सार्वजनिक करने की मांग कर दी है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रेखा आर्य ने। अब एक छोटा सा ब्रेक के उस पर भी जारी रहेगा उत्तराखंड प्राइम। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर, दून वाराणसी के बीच 10 जनवरी से जनता एक्सप्रेस चलेगी। तो दून और वाराणसी के बीच ये जनता एक्सप्रेस चलेगी। कोरोना की वजह से 9 महीने से ये जनता एक्सप्रेस रद्द थी, नहीं चल रही थी कोरोना की वजह से, लेकिन अब चलेगी। अब स्पेशल ट्रेन के रूप में ये जनता एक्सप्रेस चलेगी वाराणसी से देहरादून के बीच में। ये कोई भी ट्रेन अभी तक चल नहीं रही थी, लेकिन अब ये ट्रेन चलेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत रानीखेत पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बंशीधर भगत का विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बंशीधर भगत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड के बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बंशीधर भगत ने कांग्रेस की महिला नेता प्रतिपक्ष को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बंशीधर भगत के बयान का वीडियो, जिसमें वो भाषण के दरमियान कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं और ये वायरल हो रहा है। ऐसे में उनका विरोध शुरू हो गया। हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस पर खुद माफी मांगी। तो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बंशीधर भगत के बयान के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट करके नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश से कहा कि मैंने सीएम से माफी मांगने की अपेक्षा नहीं की थी, न ही किसी और से माफी मांगने की अपेक्षा नहीं की थी वो माफी मांगे, और किसी से भी माफी मांगने की मेरी अपेक्षा नहीं है। इस अमर्यादित भाषा, मेरा 40 वर्ष का विधायी जीवन है और 50 वर्ष का सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन है। मैं नहीं जानती कि इस तरह की ऊट पटांग भाषा बोलने वाले के हाथ में भारतीय जनता पार्टी की कमान थमा दी गई है तो क्या होगा इसका भविष्य। मैं इससे चिंतित हूँ, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी तो वो भी है। जो पार्टियाँ आगे बढ़कर आती हैं वो तपस्या, मेहनत और बलिदान से ही आती है। जहाँ दरअसल उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश पर अभद्र टिप्पणी करते दिख रहे थे और इंदिरा हृदयेश ने कहा कि कई बीजेपी नेता उनके संपर्क में, और इसी बयान पर बंशीधर भगत की जुबान फिसल गई। उन्होंने क्या कुछ कहा था, सुनाते हैं। प्रतिपक्ष कह रहे बहुत से विधायक मेरे संपर्क में। अरे बुढ़िया, इससे क्यों संपर्क करेंगे? इससे संपर्क करेंगे, डूबते जहाज से संपर्क करेंगे। तो जिस बयान की वजह से चेहरे पर खिलखिलाहट थी, अब उसने परेशानियां बढ़ा दी। पौड़ी करो करजा पर कलेक्ट्रेट परिसर के कर्मचारियों को अब कोई भी फाइल खोजने के लिए पूरे दफ्तर को छानना नहीं पड़ेगा। कर्मचारी अब एक क्लिक पर महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आसानी से खोज सकेंगे। दरअसल जिले के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर में ई ऑफिस की शुरुआत हो गई है। ई ऑफिस के जरिए अब सभी फाइल का डेटा ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसे कर्मचारी आसानी से देख सकते हैं। जो भी कलेक्ट्रेट परिसर में जितने भी पटल हैं, अलग अलग पटलों से जिस प्रकार से भौतिक रूप से पहले फाइल चला करती थी, तो वो फाइल अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में ई ऑफिस के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन संचालित की जाएंगी। ना ऑफिस का जो परंपरागत प्रणाली होती है उसमें हम ये होता है कि भौतिक रूप से फाइल अलग अलग अधिकारियों के पास भेजते हैं, तो उसी के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में फाइल संचालित होगी। उत्तराखंड में ट्रैफिक पुलिस नए साल पर सख्ती से पेश आने जा रही, और ऐसे में यहां पर पहुंचने वाले पर्यटकों को भी उत्तराखंड ट्रैफिक पुलिस के सख्त रवैये से दो चार होना पड़ सकता है। दरअसल उत्तराखंड में अगर आप अपनी गाड़ी पर जाति, समुदाय या फिर वर्ण लिखवा कर आते हैं तो फिर उत्तराखंड पुलिस सख्ती से आपका स्वागत करेगी। उत्तराखंड राज्य में चाहे यहाँ की लोकल गाड़ियाँ हों या चाहे बाहर से आ रहे हैं,
अगर वो अपनी गाड़ी में अनधिकृत रूप से, अनऑथराइज रूप से यदि कोई भी नेम प्लेट लगाते हैं अपने प्राइवेट वाहन पे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है। और लास्ट 15 डेज़ में हमने लगभग 6,500 वाहनों पे कार्रवाई की है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई ना करें जो एमवी एक्ट के अंतर्गत एक वायलेशन है ट्रैफिक रूल्स का। देहरादून में सीवेज की सफाई और वाटर सप्लाई का काम जल्द शुरू होगा और इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। देहरादून टाउनशिप सीवेज की सफाई और वाटर सप्लाई के लिए 900 करोड़ के काम किए जाने, और वहीं रायपुर और यमुना कॉलोनी में सीवेज के काम के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। मई महीने के आखिर में इन कामों को शुरू कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ इस बुलेटिन उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान। एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी।